नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभाला पदभार। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दी बधाई। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। शंकराचार्य के अपमान पर भड़का उत्तराखंड का संत समाज। तीर्थ पुरोहित बोले माफी मांगे योगी सरकार। माघ मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा, कांग्रेस ने भी लगाया आरोप। ऋषिकेश वन भूमि मामले में हुई सुनवाई। अब अगली सुनवाई 20 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट की वन विभाग पर सख्त टिप्पणी। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग अलर्ट। परिवहन विभाग ने भी बड़ी संख्या में बसों को लगाने की कर रखी है तैयारी। सुरक्षा को लेकर भी अहम बैठक। और औली में पेयजल बना बर्फ। देहरादून की हवा जहरीली। 2 शहर स्विट्जरलैंड से 10 गुना ज्यादा ठंडे। 23 जनवरी को प्रदेश भर में बारिश की संभावना। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में उनके नाम की औपचारिक घोषणा हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से संगठन में नए नेतृत्व को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। पार्टी नेताओं ने उनके नेतृत्व में भाजपा के और मजबूत होने का भरोसा जताया। आज विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के मौके पर उत्तराखंड में भी खुशी का माहौल है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करती आई है। उसी के आधार पर लोकतांत्रिक प्रणाली से नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। के पंचनिष्ठाओं के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। उसमें विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन पत्र लिया, उसकी जांच हुई, तत्पश्चात उनकी घोषणा हुई है और हम उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घोषणा पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उत्तराखंड के सांसदों की सांसद निधि को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सांसद निधि का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के बजाय अन्य राज्यों के विकास कार्यों में खर्च किया गया। इस मुद्दे पर जब भाजपा से सवाल किया गया तो प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का बयान सामने आया, जिसे विपक्ष ने हास्यास्पद करार दिया। नवीन ठाकुर ने सफाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में निवास करते हैं।
ऐसे में जब दूसरे राज्यों में रहने वाले उत्तराखंडी नागरिकों के विकास कार्य पूरे नहीं हो पाते तो वे अपने सांसदों से मदद मांगते हैं। देखिए, उत्तराखंड के लोग पूरे भारत में निवास करते हैं और अगर दूसरे प्रदेशों में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, विकास की छोटी मोटी जो उनकी ज़रूरतें हैं और हमारे सांसद उन्हीं के क्षेत्र के लोग हों और उनसे गुहार लगाएं, उनसे निवेदन करें कि हमारे काम है, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है काम होने चाहिए। विकास हो रहा है ना, और पूरा देश जो है एक है। हम कभी भी कांग्रेस की तरह छोटी मानसिकता की राजनीति तो करते नहीं। अब जो है आज हमारी एक बहू मुंबई में पार्षद बन गई, उत्तराखंड की एक बेटी, तो उस पर अगर छिटाकासी करें तो क्या अच्छा लगेगा? कांग्रेस हमेशा जो है बांटने की राजनीति करती है, क्षेत्रवाद भाषावाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासन प्रशासन की कार्यशैली को नई दिशा देते हुए ई गवर्नेंस को सशक्त आधार बनाया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहित केंद्रित बनाना है। देहरादून सहित प्रदेश भर में शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जनहित पोर्टल्स के माध्यम से अब नागरिक घर बैठे आवेदन, शिकायतें और सुझाव दर्ज कर पा रहे हैं। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से न केवल समय और संसाधनों की बचत हो रही है, बल्कि सरकारी कामों में पारदर्शिता भी बढ़ी है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि प्रशासन डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्रमाण पत्रों और जनकल्याणकारी योजनाओं के आवेदन अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ये मेरे पिताजी हैं। इनका मैंने आय प्रमाण पत्र बनाया ई गवर्नेंस के माध्यम से CSC जाकर, जिसके तुरंत 15 दिन ही बाद हमें आय प्रमाण पत्र मिल गया और इस कारण मुझे दर बदर नहीं भटकना पड़ा। इसलिए मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि सरकार अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर पूरी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसी क्रम में जितने भी हमारी सुविधाएं हैं हम ट्राई कर रहे हैं, सरकार ट्राई कर रही है कि इसको हम ऑनलाइन ही लोगों को अवेलेबल कराएं और उनको जो इंटरफेस है सरकारी ऑफिस में वो जितना हो सके वो कम हो। इसमें आप देखेंगे जितने हमारे प्रमाण पत्र हैं, मैक्सिमम प्रमाण पत्र हैं, वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑलरेडी ऑनलाइन किए जा चुके हैं और उसको हमारे जनपद में भी उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ में स्थित एक आरओ कंपनी पर कर्मचारियों के शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। कंपनी प्रशासन पर यह आरोप है कि 15 से 20 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से निकाल दिया गया। श्रमिकों का कहना है कि ठेका संविदा श्रमिकों के हितों के हनन और शोषण के विरोध में जब उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय ऋषिकेश और उप जिलाधिकारी कार्यालय डोईवाला में लिखित शिकायत की तो कंपनी प्रबंधन ने द्वेष भावना से कार्रवाई करते हुए कई ठेकेदारों का लाइसेंस और अनुबंध समाप्त होने का बहाना बनाकर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये हमारे जो ये सारे श्रमिक लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारे लाल तप्पड़ स्थित कंपनी में काम करते थे, जो श्रमिक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करते थे कंपनी में और आरओ कंपनी में। और ये जो हमारे श्रमिक हैं, इन बहुत लंबे समय से, कोई 16 साल से, कोई 17 साल से, कोई 15 साल से, कोई 11 साल से वहाँ पर लगातार काम करते आ रहे हैं और सारे हमारे स्थानीय श्रमिक ये लोग हैं। हेल्पिंग कार्य इसमें आपका जैसे हाउसकीपिंग का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, लेकिन इन कर्मचारियों से 15-16 सालों से लगातार स्किल्ड का कार्य करवाया जाता था और जो वेतन है उनको अनस्किल्ड का दिया जाता है। उसके बाद जब श्रम विभाग में भी इस पर वार्ता चली तो श्रमिकों के हित में ही बात आई है कि भाई वहाँ पर वो कार्य किया जाता है और उसका इस रिपोर्ट में माननीय श्रम आयुक्त महोदय द्वारा उल्लेखित भी किया गया है और इसके चलते कॉन्ट्रैक्टरों के लाइसेंस उन्होंने निरस्त किए हैं। अब कंपनी के कर्मचारी क्योंकि बहुत लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार हमारे स्थानीय श्रमिक हैं, तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में है। तो हमारा यही अनुरोध है कि कोई भी कंपनी हो, ठेका प्रथा की आड़ में हमारे श्रमिकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर है, साथ ही ALC और जो लेबर्स है, जो वहाँ वर्कर्स थे जिनके द्वारा ये शिकायत की गई कि उनको निकाला गया, उन सभी को बुलाया था और इसमें हमने कंपनी के मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि वो ALC को एक प्रस्ताव देंगे और उसके बाद हम जो नेगोशिएशंस है वो ALC के मीडिएशन में फर्दर ऑन करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान रोकने के मामले में अहम फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति लाभ कोई अनुग्रह नहीं बल्कि कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है और इन्हें रोका जाना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। साथ ही न्यायालय ने निगम को ये निर्देश दिए हैं कि 2 महीने के भीतर सभी लंबित भुगतान सुनिश्चित किए जाएं। ये मामला कंचन सिंह भंडारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ने बताया कि वो 31 अगस्त 2017 को सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलना चाहिए था, जो राज्य में 1 जनवरी 2017 से लागू हो चुका है। इसके बावजूद उन्हें आज तक भुगतान नहीं किया गया। भीषण सर्दी से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत दिलाने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में राहत शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों को रजाई और कंबल वितरित किए। यह अभियान सर्दी समाप्त होने तक लगातार चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत मिशन इंटर कॉलेज परिसर से की गई। यहां पर 45 निर्धन परिवारों को रजाइयां और कंबल वितरित किए गए। इसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में आयोजित दूसरे शिविर में 22 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गर्म लिहाफ दिए गए। इस दौरान बच्चों की मांग पर कुछ बच्चों को क्रिकेट किट भी भेंट की गई, जिससे उनके चेहरों पर खुशी देखने को मिली। मेरे मन में भाव आया कि मेरे क्षेत्र में ऐसे लोग जो वास्तव में थोड़े बहुत असहाय हैं और इतनी बड़े कड़ाके की ठंड हो रही है, उस कड़ाके की ठंड में मैं उनको थोड़ा सहारा दे सकूं, इस दृष्टि से मैंने आज पूरे क्षेत्र में गांव में रानीखेत में उन लोगों को रजाइयाँ और कंबल वितरण किए हैं कि थोड़े उनको ठंड से राहत मिले। और मेरा मन का भाव है ये, और मैं विचार करूंगा कि ये इस भाव को मैं और ज़्यादा बढ़ा के रजाइयाँ पहुँचे, मेरा ऐसा विचार रहेगा। और इसी निमित्त मैंने आज यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। हरिद्वार में आने वाले अर्ध कुंभ 2027 को लेकर रेल प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है और इसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल की रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन परिसर से लेकर हर की पैड़ी तक रेलवे ट्रैक और व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि आने वाले बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुरादाबाद मंडल के लिए हरिद्वार एक प्रमुख केंद्र बिंदु है और अगले वर्ष के कुंभ के लिए आज ही से हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, आरपीएफ, जीआरपी और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग अलग चर्चाएं होंगी। गतिशक्ति यूनिट के भी, गतिशक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए जिस प्रकार से यार्ड रीमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस सब की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। किस तरह की चीज़ें बदलाव होने वाले हैं? बदलाव कुछ सर्कुलेटिंग एरिया का है, जहां परमानेंट और सेमी परमानेंट होल्डिंग एरियाज़ का प्रस्ताव है, जिससे घाट और स्नान के बाद आने वाले पिलग्रिम्स को सुविधा मिले। अलावा इसके यार्ड रीमॉडल एक लॉन्ग टर्म और स्टेशन डेवलपमेंट भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसके लिए गतिशक्ति इकाई से आगे बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने युवा कल्याण विभाग द्वारा नगरपालिका में नवनिर्मित पार्क का निरीक्षण किया। युवा कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश और जनता की मांग पर खटीमा पुराना शहीद स्थल के पास पार्क में बच्चों को खेलने के लिए झूले लगवाए और पार्क का निर्माण किया, जिसका आज नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी द्वारा निरीक्षण किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।
सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके खटीमा के प्रति जो उनका लगाव है वो आप लोगों को स्पष्ट झलक रहा होगा कि एक हमने अभी पिछले दौरे में जब वो खटीमा आए थे तो उनसे कहा था कि साहब जो छोटे बच्चे हैं उनके खेलकूद की थोड़ी सी असुविधा होती है, तो उन्होंने तत्काल खेलकूद युवा कल्याण विभाग को इस बारे में अवगत कराया और निदेशालय द्वारा ये तत्काल यहाँ पे बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं कि हम चाहते हैं इस खटीमा का बच्चा खेलकूद में और पढ़ाई में ध्यान लगाए, ना कि नशे में। तो इसी क्रम में ये सारे कार्य करे जा रहे हैं और लगातार और भी हम कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस खटीमा में कराने जा रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ माघ मेले में हुई अभद्रता पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म के सर्वोच्च पद का अपमान किया जा रहा है। धस्माना ने शिष्यों के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने शासन और प्रशासन से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सनातन का जो जप है, सनातन की जो रट है, वो केवल ढोंग है, केवल प्रपंच है। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, सनातन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सनातन जो है वो वोट के टाइम याद आता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से माघ मेले में इलाहाबाद में हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनको स्नान करने से रोका गया, जिस प्रकार से क्यों रोका गया, क्योंकि वो सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ बात करते हैं। राम मंदिर के समय जो तमाम विरोध पूरे देश के चारों शंकराचार्य ने किया था, उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी प्रमुख थे। उन्होंने उस समय कहा था कि मंदिर का। देहरादून में दहिया की शिव मंदिर के महंत यतीश राम स्वरूपानंद गिरी ने प्रेस वार्ता के दौरान देवभूमि की संस्कृति और परंपराओं पर विचार रखे। उन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कामों में तेजी लाने की मांग की। महंत ने मठों और आश्रमों से जुड़े मुद्दों पर कड़े बयान दिए, जिससे चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आप सबको ये जानकारी होगी कि हरिद्वार में जो हमारा आध्यात्मिक राजधानी है, जहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश निरंतर होता रहता है, और वो हमारी आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास करते रहते हैं। अभी मुसलमान पकड़े भी गए हैं और हैं भी, वो अनेक गंदगी फैलाते रहते हैं, जिस पर गंगा सभा ने जो बैनर लगाने का कार्य किया है कि यह पवित्र तीर्थस्थल हिंदुओं का है, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ये बैनर लगाना चाहिए था, लेकिन हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र का। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के मकसद से जिला प्रशासन ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में हुए इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 81 से ज्यादा शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं। इनमें से 35 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जन सुनवाई के दौरान भूमि पैमाइश, नाला निकासी, जलभराव, गंदगी, सड़क, बिजली और पेयजल सहित अन्य जन सरोकार से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रत्येक सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में, मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई। कोसी और दाबका नदी में खनन निकासी का काम शुरू हो चुका है, तो वहीं कोसी नदी के कठिया पुल खनन निकासी गेट पर 10 टायरा वाहनों का विरोध अब तेज हो गया है। इसके विरोध में इस गेट पर ट्रांसपोर्टर्स ने खनन निकासी गेट पर तालाबंदी करने के साथ ही वन विभाग और वन निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और गेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया।
ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि पूर्व वर्षों में खनन गेटों पर 10 टायरा वाहनों का प्रवेश बंद था, लेकिन इस बार इस गेट पर इन वाहनों को पंजीकृत करने से 6 टायरा वाहनों और ट्रैक्टर ट्रॉली वाहनों के स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। ऋषिकेश वन भूमि मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। इससे पहले क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ और विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता के साथ खड़े रहने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वन विभाग पर तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने विभाग से पूछा है कि इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण कैसे हुआ और विभाग क्या कर रहा था। मथुरा के कोसी कला के शेरगढ़ गांव से खबर है। आपको बता दें, यहां पर झुग्गी झोपड़ी में बाहर एक बच्ची का शव मिला है। श्रीनगर गांव में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर परिवार की 14 वर्षीय किशोरी मुस्कान का यह शव उसकी झुग्गी के बाहर चारपाई पर खून से लथपथ मिला। परिजन का आरोप है कि किशोरी के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या की गई। घटना से भट्टा क्षेत्र और आसपास में दहशत फैल गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार किशोरी ने झोपड़ी में आत्महत्या की है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। जनपद मथुरा के थाना कोसी कला में शेरनगर गांव है एक। यहाँ पर ये ईंट का भट्ठा है। यहाँ पर मजदूर रहते हैं। उनके क्वार्टर में एक ये 15-16 साल की एक बालिका है जो कि इसने आत्महत्या कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए इसका पंचायतनामा यहाँ पर भरा है और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हमारी टीम यहाँ मौके पर अभी जांच कर रही है कि उस बालिका ने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया है। हमारी टीम बहुत जल्दी इन कारणों की जांच कर लेगी और जो भी दोषी होगा इसमें हम लोग। खबर हमीरपुर से है। यहां पर तमंचे की नोक पर एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला हमीरपुर जनपद के बेवार थाना क्षेत्र के ग्राम महिरा का है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।